बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था बेटे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन या फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, वो था कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है होल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। एक पूरी क्लास हम लोगों की लगी सिर्फ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर कि फ्लक्स बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या होल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इस फॉर्मूले के अंदर डी एस क्या है सर? पहली बात तो ये फॉर्मूला हम लोग जब लगाते थे जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती थी। तो डी एस क्या होता था? डी एस हम जो सरफेस हमको गिवन होगी उसके ऊपर हम लोग एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट एरिया का। क्लियर है? ई क्या है? जहां पर हमने एलिमेंट कंसिडर किया है वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी है। और जब आप इसको लिखोगे ई डी एस कॉस थीटा, तो थीटा ई और डी एस के बीच का एंगल होता है, ई और डी एस के बीच का एंगल। तो ये फ्लक्स है बेटे, फॉर्मूला फ्लक्स का। जब हमको फील्ड गिवन होती है, जब हमको फील्ड गिवन होती है, मतलब ई जब गिवन होता है तो आप फ्लक्स इससे निकालोगे, ठीक है। आज ही क्लास में हम लोग ना बेटे फ्लक्स को लिखने का एक दूसरा अंदाज पढ़ेंगे। फ्लक्स को लिखने का दूसरा अंदाज वो है गॉस थ्योरम। जो ये गॉस थ्योरम है ये भी फ्लक्स की ही डेफिनेशन है, मतलब एक प्रकार से फ्लक्स ही कैलकुलेट कराएगी। बस अंतर इतना है कि जब चार्ज गिवन होगा तो फ्लक्स इससे लिखोगे, और जब फील्ड गिवन होगी तो फ्लक्स इससे लिखोगे। ये दो फॉर्मूले हैं फ्लक्स के। जब चार्ज गिवन होगा तो इसको यूज करेंगे, जब फील्ड गिवन होगी तो इसे यूज करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये सिलेबस में थ्योरम क्यों आई? जब हम कूलम्ब्स लॉ के ब्याह पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते जा रहे हैं, रिंग हमने कैलकुलेट करी, डायपोल कैलकुलेट किया, तो बीच में इंट्रोड्यूस क्यों हो गई गॉस थ्योरम? तो अब जो बॉडी सिलेबस में बची है ना बेटे, जैसे आपकी क्या नाम है, थिन वायर बचा हुआ है, ठीक है ना। थिन वायर है, शीट है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। ये चार बॉडी अभी सिलेबस में बची हुई हैं। हमको इन सभी की फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इन सभी की वजह से फील्ड निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि हम कूलम्ब्स लॉ की सहायता से ही फील्ड निकालें, मतलब वही एलिमेंट लें के क्यू बाई आर स्क्वायर करके और आंसर निकालें। लेकिन वो मेथड ना बेटे थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसमें इंटीग्रेशन और थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं। सीबीएसई ने हमारी हेल्प कर रखी है, हमारे सिलेबस में ये गॉस थ्योरम दे रखी है। अगर हमको ये थ्योरम एक बार ढंग से समझ में आई तो इस थ्योरम की सहायता से हम जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो आसानी से निकल जाएगी। फिर तो कुछ भी नहीं है। ये चारों बॉडी जो मैंने आपके सामने बोली हैं, इन चारों की फील्ड आप कंसेप्चुअली कैलकुलेट कर दोगे। बात समझ में आई है? नहीं, कंसेप्चुअली। तो पहली बात आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, हिंदी में लिख लेना पेज के ऊपर। क्लियर है कि गॉस थ्योरम सिलेबस में क्यों आई है? तो गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डिफरेंट बॉडीज। फील्ड निकालनी है बॉडी की, इसलिए गॉस थ्योरम पढ़ी जाती है। कौन कौन सी बॉडी है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सब शीट है, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर है। क्लियर है? तो ये हमारी हेल्प करने के लिए है बेटे, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पहले लिख दी है, ठीक है। डिक्टेट करता है इससे अच्छा लिख दी है। सुनो क्या है, आज स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। एक सिंपल सी थ्योरम है भाई, क्या कि अगर कोई भी सरफेस है, कोई क्लोज्ड सरफेस, ये सरफेस है साथ, और इसके अंदर तूने कोई चार्ज रख दिया, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो थ्योरम ये कहती है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, मतलब जो ये चार्ज फ्लक्स छोड़ेगा, जो ये चार्ज फील्ड लाइन छोड़ेगा, जो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स होता है बेटे, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये नेट चार्ज एनक्लोज्ड है, तो मैं इसको क्यू इन लिख देता हूं बेटे, क्यू इन लिखते हैं हम लोग। इन हमें याद दिला देता है अंदर, एनक्लोज्ड बाय, ठीक है। और नहीं तो आप क्यू नेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है बेटे क्यू इन बाय ε0। ये थ्योरम है। एक बच्चा बोला सर फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये है, एक वो है। अगर आप दोनों को कंपेयर कर देते हो, दोनों को, तो देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, होल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू इन बाय एप्स। ये थ्योरम है।
तो एक्चुअल में गॉस थ्योरम यही है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कंपेयर हो गया ना बेटे, ठीक है, फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये हुआ, फ्लक्स का एक वो हुआ, दोनों कंपेयर किए, ये आंसर आ गया। अब यही फॉर्मूला है, यही है रिलेशन है जो हमारी आगे 3 क्लास में हेल्प करेगी। हमें कुछ नहीं करना अगली 3-4 क्लास, हमको ये ई निकालने को बोलेगा। ई डॉट डी एस वाले फॉर्मूले, इस इंटीग्रेशन में से ई बाहर लिख लूंगा, डी एस का इंटीग्रेशन कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसे इधर भेज दूंगा, ई की वैल्यू आ जाएगी, कहानी खत्म हुई। भाई ई तो कैलकुलेट करना है। तो ये थ्योरम नहीं है साहब, ये जन्नत है। थ्योरम नहीं है, ये जन्नत है। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, दोबारा सुन। थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, खत्म, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस ये ध्यान रखना कि इसके अंदर चार्ज चाहिए होता है जब फ्लक्स लिख सकते हो, डेफिनेशन के अंदर फील्ड गिवन होती है जब फ्लक्स लिखा जाता है। और इसका मैंने आपको बता ही दिया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर ई उस जगह की इंटेंसिटी होती है जहां पे एरिया एलिमेंट लिया जाता है, उस जगह की, उस पॉइंट की। ठीक है बेटे, आओ पहले इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये ना बेटे पेपर में जब आएगी थ्योरम तो स्टेट एंड प्रूफ करके आएगी। पहले प्रूफ देखो इसका। एक अंदाज इसको लिखने का ये भी है बेटे, इस डेफिनेशन को लिखने का एक अंदाज और है। पहले मैं इसका प्रूफ समझा देता हूँ, फिर डिक्टेट कर दूंगा इसको, ठीक है, आप आसानी से लिख लेना, डिक्टेट ही कर दूंगा। एक मैंने ये स्टेटमेंट तो इसके व्याप पे लिख दी है कि इसके व्याप पे भी लिखी जाती है कि सरफेस इंटीग्रल of electric field over a closed surface that encloses a charge is 1 by epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed by the surface। आप चाहो ना अदर वर्ड्स करके भी लिख सकते हो इसको, क्या कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस दैट एनक्लोजेज अ चार्ज इज 1 by epsilon naught times द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो चाहिए ये ज़्यादा बेटर है वैसे, ठीक है ना, फेमस भी यही ज़्यादा है। ठीक है बेटे, अब इधर देखो सारे, पहले इसका प्रूफ समझ लो एक बार। इधर देख, तो इसी फिगर को ले लेता हूँ। मान ले बेटे ये कोई चार्ज है और इसके चारों तरफ मैं एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। दिस इज स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल। और मेरी बात को समझना बेटे, जो ये मैंने आपको बोला है ना, स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, इसको बेसिकली गॉसियन सरफेस बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो मैं आगे नोट लिखवा दूंगा कंसेप्ट में। फिलहाल ये जो आपके सामने कंसीडर किया गया है एक स्फेयर है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो हम लोग सरफेस ड्रॉ करेंगे अपने दिमाग से या अपनी सहूलियत के लिए, उन सभी सरफेसेस को गॉसियन सरफेस बोला जाएगा। तो कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्लियर है, ये ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर रेडियस ही कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है साहब, अब एरिया एलिमेंट कंसीडर कर, कहीं पर भी कंसीडर कर ले। मान लो बेटे मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ये ले लेता हूँ, ये रहा डी, एरिया ले लिया साहब। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी सर, वर्टिकली आउटवर्ड होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, एन कैप लिख दिया। यहां पर फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, फील्ड की, तो सर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड चारों तरफ ऐसे निकल करके जाएगी। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। तो यहाँ पे एंगल बोलिए एरिया में और फील्ड में कितना हो गया, 0 का, कितने का, 0 का। ये फील्ड लाइन है, कोई फील्ड लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है ना। तो भाई इस डेफिनेशन को आप लोग जानते हो बेटे, इस डेफिनेशन में ई इस पॉइंट की इंटेंसिटी होती है, ds एरिया वेक्टर हो गया, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। बोल सही बात है नहीं? तो ध्यान से देखिए, एज वी नो या फ्रॉम द डेफिनेशन फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, दोनों के बीच का एंगल ई और डी एस के बीच का 0, तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 1 हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई
ds ई की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो सर पॉइंट चार्ज की वजह से आर की दूरी पर जब आप फील्ड निकालोगे, आर की दूरी पर जब फील्ड लिखोगे दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना। तो के क्यू बाय आर का स्क्वेयर, ठीक है, इनटू में डी एस। जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दो। सर के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर लिख बेटे। तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, क्यू बाय आर स्क्वेयर। और बड़े बच्चों बेटे सीधा लिख रहा हूँ, ये सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ये सरफेस इंटीग्रल है डीएस का, और डीएस स्फीयर कंसीडर किया हुआ ये, तो डीएस का इंटीग्रेशन करूंगा तो स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वेयर। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर हुआ। ध्यान से देख, तेरे पास आंसर आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू हो गई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आया। ये इसका प्रूफ है, ये इसका क्या है, प्रूफ है। एक बच्चा बोला सर आपने जो इसका प्रूफ किया है वो इस पे लेके प्रूफ किया है। हाँ साहब, ये इस थ्योरम की एक लिमिटेशन है बेटे, क्या, कि आप कोई भी सरफेस लेकर के इस थ्योरम को ड्राइव या इसके ब्याह पर आगे रिजल्ट ड्राइव नहीं कर सकते। तो मैं आपको लिखवा दूंगा किस पर्टिकुलर चार्ज के लिए कैसी सरफेस ली जाती है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम सिमेट्रिसिटी के साथ ही वैलिड है। अगर सिमेट्रिसिटी रखोगे फिगर के अंदर तो थ्योरम वैलिड होगी, ठीक है। और सिमेट्रिसिटी हम लोग ऐसे रखते हैं कि सरफेस पर कहीं पर भी फील्ड निकालूं सेम आंसर आए, कहीं पे फील्ड निकालूं सेम आंसर आए, तो ऐसी सरफेस फिर इस पे एरिया आती है, ठीक है। तो ये थ्योरम है। तो कुल मिला के ये है कि गॉस थ्योरम की सहायता से आप फ्लक्स लिख सकते हो, कब, जब आपको चार्ज गिवन कर रखा हो, और अगर आपको फील्ड गिवन है तो आप उसकी सहायता लोगे। बात समझ में आती है, ठीक है बेटे। तो आप लोग एक बार तो इसको लिख लो, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको एक बार बोल दी है, ठीक है, उसको लिख लेना स्टेटमेंट। और पहले आप ना यहाँ तक लिखो बेटे, एक बार स्क्रीन को रोको और यहाँ तक लिखो, फिर ये प्रूफ मत लिखना, मैं यहाँ पे 2 लाइनें लिखाऊंगा पहले, ठीक है। स्क्रीन को रोक, पहले डेफिनेशन लिख, इसके ऊपर ना बेटे प्रूफ की एक लाइन लिख ले पहले, लिख, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q या कंसीडर अ चार्ज Q एट पॉइंट O, ड्रॉ a spherical Gaussian surface, of radius small r, as shown in figure, ठीक है बेटे। और बस उसके बाद ये एज वी नो यहाँ से लेकर के पूरा लिख दे, स्क्रीन को रोक ले, आराम से लिख। अब ये जितनी सिंपल थ्योरम बेटे लगी है ना, ये इतनी सिंपल नहीं है, ये लिमिट से ज़्यादा कंसेप्चुअल थ्योरम है, लिमिट से ज़्यादा। इसके ब्याह पर इतने कंसेप्ट बनते हैं आप विश्वास नहीं करोगे। इसकी स्टेटमेंट में काफ़ी कुछ छुपा हुआ, ध्यान से देख। इसकी स्टेटमेंट में 2-3 वर्ड है बेटे। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आर, एक तो ये क्लोज्ड सरफेस, ये जो वर्ड है ना बेटे ये जन्नत है, क्लोज सरफेस, इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज। और ये तीसरा वर्ड है एनक्लोज्ड। ये थ्योरम के अंदर जो 3 वर्ड आए हुए हैं ना, क्लोज्ड सरफेस, नेट चार्ज और एनक्लोज्ड, इन तीनों वर्ड के ब्याह पे आप जितने कंसेप्चुअल चाहो उतने बना लो, ठीक है। तो आप ना जहां भी ये खत्म हुआ है उसके नीचे लिखो सम कंसेप्ट्स, और जो कंसेप्ट आप लिख रहे हो बिना बेटे ये कंसेप्ट नहीं है, जन्नत है थ्योरम की। नंबर फर्स्ट लिख, नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द अबव डेरिवेशन it is clear that the result phi equals to q by epsilon naught, does not depends on the
डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। बच्चा बोला साइज एंड शेप, हाँ ध्यान से देख, मैंने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी थी ना बेटे, ये स्फीयर कंसीडर किया था, होल स्फीयर था, ये स्फेरिकल थी। अब भाई स्फीयर का साइज और शेप किससे अंदाजा लगेगा? उसके रेडियस से, ठीक है ना भाई। रेडियस अगर रिलेशन में आ जाता, यहाँ पे ध्यान से देख, रिलेशन में कोई रेडियस है नहीं है साहब, कोई सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कोई वॉल्यूम, मतलब कुछ भी नहीं है, नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर इस सरफेस का कोई पैरामीटर नहीं आया। यहां से कंफर्म हो गया कि ये थ्योरम इस शेप पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने गॉसियन सरफेस कैसी ली है। जैसे समझिए, आपके पास ये चार्ज था साहब क्यू, एक बच्चे ने इसके पास सरफेस ये बनाई, ये S1 सरफेस है, दूसरे बच्चे ने इसके चारों तरफ जो सरफेस बनाई वो ये सरफेस बना दी साहब, ये S2 सरफेस है। तीसरे बच्चे ने इसके चारों तरफ क्यूब बना दिया, क्यूब, ये S3 सरफेस है। अब ये तीनों सरफेस अलग अलग शेप की हैं। देखो फ्लक्स क्या चीज है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस। अगर ये 1 कूलम चार्ज है मान लो, तो 1 कूलम ना बेटे, देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर आपसे कोई पूछ बैठे ना कि 1 कूलम चार्ज कितनी लाइन छोड़ता है, तो आप यहां से लिख सकते हो। मैंने आपको कभी लिखवा रखा है कि क्यू चार्ज कितनी लाइन छोड़ता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 कूलम कितनी छोड़ता है? तो 1 कूलम जब आप यहाँ से फ्लक्स लिखोगे 1 कूलम का, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12, ठीक है ना। तो 8.85 10⁻⁻12, इसे जब तू सॉल्व करेगा ये 1.